नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ मेरे संग की औरतें और इस पाठ की लेखिका है मृदुला गर्ग। श्रीमती मृदुला गर्ग हिंदी साहित्य का जाना माना नाम है। मृदुला गर्ग जी ने इस पाठ को संस्मरण शैली में लिखा है और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि उनके जीवन में कई स्त्रियां ऐसी थी जिनसे वे प्रभावित हुई और उन स्त्रियों के स्वभाव और उनके जीवन के बारे में हमें बताकर मृदुला जी ये समझाना चाहती हैं कि स्त्रियां यदि चाहें तो आज़ादी से रहते हुए भी लीक से हटकर कार्य करने में पूर्णतया सक्षम हैं। और इस पाठ में लेखिका ने जो वर्णन किया है वह 40 के दशक की बात है और उन्होंने एक घटना इस पाठ में 1947 की भी बताई है जब देश आज़ाद हुआ था। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। पाठ के प्रारंभ में ही लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बताया है, उनके स्वभाव और उनकी विशेषता के विषय में बताया है और अपने नाना के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। नाना की पढ़ाई, उनके स्वभाव और उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। और तीसरा जिक्र किया है उनके नाना के एक मित्र प्यारेलाल शर्मा जी के विषय में। और इसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के भी विषय में 2 पंक्तियाँ लिखी हैं जब इनकी माताजी और पिताजी का विवाह हुआ था। और आगे लेखिका अपनी माँ के विषय में बताती हैं कि किस प्रकार से उनकी माता की शादी के बाद उनकी सास यानी लेखिका की दादी उनसे व्यवहार किया करती थी। और अपनी माताजी के स्वभाव और उनके विशेषताओं के बारे में यहाँ पर लेखिका ने बहुत कुछ बताया है कि वो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार उनका था। फिर उन्होंने अपनी दादी के बारे में थोड़ा सा बताया है और सबसे अधिक जो जिक्र इस पाठ में किया गया है वह उन्होंने अपनी परदादी के बारे में बताया है। और इस पाठ को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी परदादी का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था और उनके जीवन से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उनके जीवन के विषय में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किस्से का यहाँ पर जिक्र किया है, वह था नकुड़ की हवेली में आए एक चोर का, कि किस प्रकार परदादी के व्यवहार से एक चोर भी सुधर जाता है और वह उसको अपना मुंह बोला बेटा बना लेती है। पाठ के अगले हिस्से में लेखिका ने अपने परिवार के विषय में बताया है कि उनके 5 बहनें और एक भाई था। सबसे बड़ी बहन मंजुल भगत जिनका जन्म 1936 में हुआ था, ये भी हिंदी की एक जानी मानी लेखिका हैं और इनके घर का नाम रानी है। तो यहाँ लेखिका बता रही है कि ये 5 बहनें थी और बड़ी तीनों बहनों के नाम 2-2 नाम थे, एक घर का नाम था और एक बाहर का नाम था। तो लेखिका बताती हैं कि जब लोगों ने ये कहना प्रारंभ किया इनके पिताजी को कि क्या आपका पुत्रियों से पेट नहीं भरा जो एक एक पुत्री के 2-2 नाम आपने रख लिए, तब चौथी और 5वीं बहन का एक एक ही नाम इनके पिताजी ने रखा, उनका कोई घर का नाम नहीं रखा। और दूसरे नंबर पर लेखिका स्वयं है, इनके घर का नाम उमा है। और तीसरे नंबर की बहन है चित्रा जिसके घर का नाम गौरी। और चौथे नंबर पर रेनू, 5वें नंबर पर अचला और 6ठे नंबर पर है इनके भाई साहब जिनका नाम राजीव है। और उनके जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनके माध्यम से उन्होंने महिलाओं को आगे आने की सीख दी है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले एक जनरल रिमाइंडर, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। मेरे संग की औरतें। मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। लेखिका कहती है कि मैंने अपनी नानी को नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण ही बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। लेखिका कह रही है कि जिस प्रकार से बच्चे अपनी दादी नानियों से कहानी सुन सुनकर बड़े होते हैं, तो शायद हमारी नानी से हमें कहानी सुनने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए हम 3 बहनों ने खुद कहानियाँ लिखनी प्रारंभ कर दी। क्योंकि ये 3 बहनें, जो बड़ी 3 बहनें हैं, वो तीनों लेखिकाएं हैं। नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो पर नानी की कहानी ज़रूर सुनी है। और लेखिका कहती हैं कि हमने नानी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया। नानी की कहानियों का असली जो अर्थ है वो हमें बाद में समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक
अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। और लेखिका यहाँ अपनी नानी के बारे में विवरण देती हैं कि हमें पहले इतना ही जानने में आया था कि मेरी नानी पारंपरिक परंपराओं का पालन करने वाली अनपढ़ परंतु पर्दानशी औरत थी, पर्दा करने वाली महिला थी। और अपनी नाना के विषय में बता रही हैं कि उनके नाना शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर वकालत पढ़ने विलायत चले गए थे और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री ली। और जब वो लौटे तो विलायती रीति रिवाज के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगे, अर्थात उन्होंने विदेशों के तौर तरीके पूरी तरीके से अपना लिए थे। नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। और लेखिका बता रही हैं कि उनकी नानी के जीवन पर, उनके रहन सहन पर उनका कोई प्रभाव न पड़ा, ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया और ना ही उन्होंने पति को कभी किसी अपनी इच्छा के विषय में बताया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी लेखिका की माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें डरा दिया। हर माँ को अपनी बेटी की शादी की चिंता होती है और वो इतनी डर गई कि वो मुँह जोर हो उठी। यानी जो स्त्री अभी तक अपने जीवन में किसी बात को लेकर कोई विचार विमर्श, कोई जिद नहीं करती थी, परंतु अपनी पुत्री के विवाह को लेकर वह जिद करने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब हैरान रह गए कि जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या अपने मर्द से भी मुंह खोलकर बात नहीं की, इस आखिरी समय में वे अजनबी से क्या बात करना चाहती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। यानी वो मृत्यु के निकट थी और उनके पास समय कम था। इस बात को ध्यान में रखते हुए नाना ने सवाल जवाब करने के बजाय अपने दोस्त को बुला लिया और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया और उनको बता दिया कि मेरी पत्नी आपसे कुछ विचार विमर्श करना चाहती हैं। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। प्यारेलाल शर्मा जो इनके नाना के मित्र थे, नानी ने ये फरमाइश उनसे रखी कि मेरी पुत्री का विवाह के लिए वर आप ढूंढेंगे क्योंकि मेरे पति तो साहब हैं। साहब से तात्पर्य अंग्रेज़ों के फर्माबरदार हैं, अंग्रेज़ों के आज्ञाकारी हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्माबरदार से हो, कि किसी विदेशी सोच रखने वाले परिवार में मेरी बेटी की शादी हो। आप अपनी तरह की आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। यहाँ लेखिका कह रही हैं कि इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर सकता था कि जिस महिला ने जीवन भर अपनी आज़ादी के विषय में नहीं सोचा, वह देश की आज़ादी के प्रति इतनी संवेदनशील होगी कि अपनी पुत्री का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से कराने के लिए तैयार हो जाएंगी। और लेखिका यहाँ पर बता रही हैं कि मेरी नानी का इस तरह से प्रस्ताव रखने के पश्चात प्यारेलाल शर्मा जी ने मेरी माँ का विवाह एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से कराया जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था। यहाँ अपने पिताजी के विषय में लेखिका ने जिक्र किया है, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक भी नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हो गई, क्योंकि हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। और यहाँ लेखिका ने अपनी माता के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया है कि वो इतनी दुबली पतली और नाजुक थी कि उन्हें खादी की साड़ी भारी लगती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, अर्थात वह साड़ी पहनने की प्रैक्टिस किया करती थी। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि जिन्हें देखकर उनकी सास यानी लेखिका की दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यह है कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। अर्थात बता रही हैं कि हमारे परिवार का माहौल ऐसा था कि मेरी माँ बहुत नाजुक थी और घर के किसी काम में सहयोग नहीं करती थी, परंतु उन्हें उसके बावजूद किसी ने कभी टोकने का प्रयत्न, किसी बात पर टोकने का प्रयत्न नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाजिदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब मानने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे। यहाँ लेखिका अपने नाना के बारे में बता रही हैं।
कि वे बस जात से हिंदुस्तान थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात तो यह है कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। यानी हम आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई तो लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों के तौर तरीके और उनके रीति रिवाजों से हम बहुत बुरी तरह प्रभावित थे और उनको अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे। और यहाँ लेखिका अपनी दादी के विषय में बता रही हैं कि हमने दादी को कई बार कहते सुना है कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। अर्थात लेखिका की माँ जो घर की बहू थी वह उनसे ऐसे काम कराया नहीं करते थे, वो घर के काम करने के लिए बाकी घर में नौकर चाकर थे। और बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। तात्पर्य यह है कि हम बच्चों को ममतालू परवरिश देने में माँ के अलावा घर के सभी लोग तत्पर रहते थे। यानी हमारी माँ ने हमें कभी ऐसे लाड़ दुलार के साथ हमारा पालन पोषण नहीं किया। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, और कि हमारी परवरिश में पिताजी और दादी और उनकी जेठानियों ने सबने बहुत प्रयत्न किए हैं। पर ठोस काम ना करने का यह मतलब नहीं कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था, वह अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती रही। जाहिर है जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर वह तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। लेखिका अपनी माँ के विषय में बता रही हैं, ना उन्होंने हमें कभी लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी बहू और पत्नी होने की सीख दी। खुद अपनी बीमारी के चलते वे घर बार नहीं संभाल पाती, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। लेखिका बताती है कि वो बीमार तो रहती थी जिसके कारण घर बार नहीं संभाल पाती थी, परंतु ना संभाल पाने के पीछे उनका जो सबसे बड़ा कारण था वो था उनकी अरुचि। घर गृहस्थी में उनका कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा या संगीत सुनने में, और हम बिस्तर पर लेटे लेटे यह सब कार्य किया करते थे। जैसे लेखिका ने पहले कहा कि हम परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्यों उन्हें न नाम धरते थे, न उन्हें आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी श्रद्धा क्यों थी जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। लेखिका बता रही हैं कि मेरी माँ के प्रति सब श्रद्धा भाव रखते थे, हालांकि वह किसी भी रिश्ते को आदर्श रूप से नहीं निभाती थी। श्रद्धा रखने के दो कारण लेखिका यहाँ बता रही हैं कि एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा वे सबकी बातें गोपनीय रखती थी, एक की बात दूसरे पर कभी जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। लेखिका बता रही है कि माँ हमारी भी दोस्त थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर उनसे कोई नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। और लेखिका बता रही हैं कि घर में ऐसा आज़ादी का माहौल था कि किसी एक बहन की दूसरी बहन के लिए चिट्ठी आने पर भी घर में कोई ये नहीं पूछता था कि इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के साथ रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। और लेखिका यहाँ बता रही हैं कि क्योंकि हमें किसी प्रकार का कोई बंदिश परिवार में नहीं थी, हम आज़ादी से जीवन जीने के लिए सब पूर्णतः स्वतंत्र थे। इसी कारण हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, अर्थात लिखने लगे। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। अब यहाँ लेखिका अपनी परदादी के विषय में जिक्र कर रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था, यानी वो परंपराओं से अलग हटकर ही कुछ काम करती थी। उन्होंने व्रत ले लिया था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी वो तीसरी दान कर देंगी। और लेखिका बता रही हैं कि जैन समाज में ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इनकी परदादी ने यह व्रत ले लिया कि वो 2 ही साड़ियाँ रखेंगी अपने लिए, अगर तीसरी कभी हो जाएंगी तो उस साड़ी को दान कर देंगी।
पर उनका असली जलवा जब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। लेखिका अपनी दादी के बारे में बता रही है कि जब मेरी माँ गर्भवती हुई तो परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, और यह गैर रवायती मन्नत मांगकर उन्हें चैन नहीं पड़ा। गैर रवायती इसलिए क्योंकि पहला बच्चा हर परिवार में पुत्र की ही कामना की जाती है, और दादी ने तो पुत्री की कामना कर ली कि पड़पोती हो, और उन्होंने केवल इसे गोपनीय ही नहीं रखा, अपने और भगवान के बीच में इसको गोपनीय रखने की बजाय उन्होंने सरेआम इसका ऐलान भी कर दिया, सबको बता दिया कि मैंने ये मन्नत मांगी है कि मेरी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। तो लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें फितूर के कारण वाजिब वजह ढूंढे नहीं मिली, और यह भी नहीं कह सकती खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई, क्योंकि इनके परिवार में पहले से भी बेटियां थी, इनकी बुआएं थी। ऐसा नहीं है कि पुश्तों में लड़की नहीं हुई थी तो उन्होंने ये मन्नत मांग ली, और ना ही इसलिए कि बेचारी कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त ना हुआ हो, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें खानदान में मौजूद थी, और पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर कंटिन्यूअसली मंदिर जाकर यह मन्नत भगवान के सामने दोहराती भी रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है, यानी भगवान उनकी सारी इच्छाएं तुरंत पूरी कर देते हैं। बेतार का तार इधर वह खींचती, उधर से टन से तथास्तु बज उठता था, और इधर वे किसी मन्नत को मांगती थी और भगवान तुरंत उनकी मन्नत पूरी कर देता था। मेरी दादी तो पहली मर्तबा ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती ही, पर माँ जी की आरजू इस कदर रंग लाएगी उन्हें इसका भी गुमान न होगा, क्योंकि एक एक करके 5 बेटियों ने घर में एक के बाद एक जन्म ले लिया। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान ऐसी अफरा तफरी में आए कि एक नहीं 2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान क्यों कहें माँ जी के सामने? लेखिका बता रही हैं कि भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि उन्होंने ये किस्सा होश संभालने के बाद कई बार सुना, और चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। क्या हुआ था? हुआ यूं कि किसी की शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। उस समय औरतें बारात में नहीं जाया करती थी, केवल घर के मर्द ही बारात में जाया करते थे। औरतें सारी घर पे रहा करती थी और पूरी रात रत जगा किया करती थी, गाने बजाने करके, और पूरी रात को जाग कर ही निकाल दिया करती थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुस गया किसी को खबर नहीं हो, और इसी ढोलक और नाच गाने के शोर में कोई चोर सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को पता न चला। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसी में दादी सोई हुई थी। औरतों के शोर मचाने के कारण उस दिन दादी अपना कमरा छोड़कर, कि वहाँ औरतों के गाने बजाने और ढोलक का शोर आ रहा है, अपने कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में सो गई थी। और चोर तमाम जोग्राफियाँ हवेली का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बिठा कर आया था, पर उस बदनसीब चोर को क्या पता कि इतनी बूढ़ी अपनी जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव की आहट से खुल गई, क्योंकि बुढ़ापे की नींद से तात्पर्य कि बुढ़ापे में नींद बहुत कच्ची हो जाती है, और ज़रा सी आहट से ही नींद जो है वो खुल जाती है। तो जैसे ही आहट हुई चोर की, तो माँ जी की नींद खुल गई। माँ जी ने पूछा, कौन? जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ। तो माँ जी ने कहा, पानी पिला। मैं? चोर झिझक कर रह गए कि चोर के हाथ से माँ जी पानी पिएंगी। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। जो लोटा पानी भरकर वो अपने लिए रखती थी वो खाली हो चुका था। तो उन्होंने चोर को निर्देश दिए, ऐसा कर, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उनके मुंह पर कपड़ा बंधा है? लेखिका बता रही हैं कि दादी ने तो कपड़ा बांधने के लिए कहा था कि कुएं से जब पानी भरेगा तो लोटे के मुंह पे कपड़ा कस के बांध लेना, लेकिन चोर ने सोचा कि दादी ने कहा कि अपने मुंह पर कपड़ा कस के बांध लेना। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर तो चोर ने सुनी थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, उसे यकीन नहीं हुआ। वह परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बहुत प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट के धर्म संकट में चोर सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ को पानी पी लोगी?
चोर ने पूछा। कहा ना रगड़कर हाथ धो लियो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा। तो दादी ने कहा कि पानी तो तू ही पिलाएगा, सारी स्त्रियां तो नाच गाने में लगी हैं और तू है या भगवान है यहाँ पर, तो कौन पानी पिलाएगा, भगवान वहीं कहीं बगर में धरे हैं। सुनकर चोर ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया और पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा ले आया, परंतु पहरेदार ने धर दबोचा और कुएं पर देख लिया। और लेखिका बता रही है कि रास्ते में ही चोर को पहरेदारों ने पकड़ लिया। तब माँ जी ने लोटे का आधी पानी खुद पिया और बाकी चोर को पिला दिया और कहा कि हम दोनों एक ही लोटे से पानी पीकर माँ बेटे हो गए हैं, अब तेरी मर्जी है, तू चाहे चोरी कर या खेती कर। तो चोर बेचारा किसी लायक ना रह गया, रोमांचक धंधा छोड़कर, चोरी का रोमांचक धंधा छोड़कर और माताजी के कहने से खेती बाड़ी में लग गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर भी कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हो रही थी। यानी लेखिका बता रही हैं कि मेरे हृदय में दादी और नानी दोनों के गुण थे कि मैं आज़ादी को लेकर भी बहुत ज़्यादा रोमांचक हो रही थी। और यहाँ लेखिका आज़ादी के दिन का जिक्र उन्होंने किया है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, दो दुर्योग से यानी दुर्भाग्य से वे बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। लेखिका यहाँ बता रही हैं कि वो बीमार थी और टाइफाइड था और डॉक्टर ने उन्हें जश्न में जाने की इजाज़त नहीं दी। क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे, उनसे ज़्यादा नाना थे बल्कि, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। और लेखिका बता रही हैं कि पिताजी भी मेरी वजह से नहीं गए। मैं रोती रही, कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा जितना मैं उस दिन रोई थी। पर मेरी उम्र 9 बरस की थी और पिताजी ने बिल्कुल जाने के लिए मुझे मना कर दिया था। और तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स का राम जो उपन्यास पकड़ा दिया। और लेखिका बता रही है कि किताबें पढ़ने का मुझे शौक था, तो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सभी प्राणी जा चुके हैं और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे हैं, तो मैंने रोना धोना छोड़कर वह किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर मुझे वह इतनी मोहलत उसने नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। और लेखिका बता रही है कि उस पुस्तक में मुझे इतनी दिलचस्पी आ गई थी कि मैं उस किताब को पढ़ गई। और कह रही है कि कितना पल्ले पड़ा यह तो कहना मुश्किल है, पर इस विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था, यानी याद हो गया था। और लेखिका आगे बताती हैं कि उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा, मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। और अब लेखिका अपनी नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद अपनी बहनों के बारे में यहाँ बताती हैं कि उनकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल, जिसे घर में रानी कहते थे। उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू किया। दूसरे नंबर की बहन ने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू किया। इसके बाद की 2 बहनें रेणु और चित्रा लेखन कार्य से बची रही, उन्होंने कोई लेखन कार्य नहीं किया। और सबसे छोटी बहन जिनका नाम अचला था, उन्होंने अंग्रेजी में लिखना प्रारंभ किया, तथा सबसे छोटे भाई जिनके नाम राजीव है, उन्होंने हिंदी में लेखन आरंभ किया। उनकी तीसरी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए कर लिया। उनकी बहन रेणु स्वयं कम, दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। उन्होंने शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया। उसके अपने अंक कम, किंतु उससे पढ़ने वालों के अंक अधिक आते थे और वह दृढ़ निश्चयी भी थी। उन्होंने अपनी पसंद के लड़के से ही शादी की। और सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश किया और पिताजी की पसंद से शादी कर ली। बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई। और यहाँ लेखिका बता रही हैं कि अपने विवाह के बाद उन्हें बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर
जाकर रहना पड़ा, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो पिक्चर देखने भी जाते थे तो अलग अलग दड़बों में यानी लाइनों में बैठते थे। इतना पिछड़ापन था वहाँ पर कि पति पत्नी साथ बैठकर पिक्चर भी नहीं देख सकते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। लेखिका कह रही है कि वहाँ की जो परंपरा थी मैंने उससे लड़ने का ठान लिया और साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना भी लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। और लेखिका बता रही है कि मैं वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। जब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र में थे, पर वहाँ पर कोई ढंग का स्कूल ही नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास ही के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखानों की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। इन्होंने प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए बहुत प्रयत्न किए। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, यानी अपना प्रयास जारी रखा। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। तो इस बात पर लेखिका बता रही हैं कि शर्त पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि अगले 100 वर्ष तक वह चलेगा। और वे भी इस बात को सुनकर गुस्से में आ गए। बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोलूँगी। और लेखिका ने वहाँ कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाई और वहाँ के अनेक मेहनती और किसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा भी हुआ और लेखिका ने वहाँ पर एक प्राइमरी विद्यालय खोला। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग खयात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने ज़िद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह तलाशता रहा। और यहाँ पर लेखिका एक जिक्र अपनी बहन की ज़िद का भी कर रही है कि मैं तो ज़िद्दी थी ही, परंतु मेरी बहन उससे भी ज़्यादा ज़िद्दी थी। हुआ क्या था, 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच की बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यही है कि थोड़ा पानी बरसे और वहाँ के नदी नाले परनालों में सब में बाढ़ आ जाती है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप भी हो जाता है। इस बारिश की वजह से किसी तरीके का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला, तो रेनू की स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। परंतु रेनू ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। घर में सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल के भीतर भी होगा, पर बारिश के चलते वह फ़ोन ठप पड़ा था। तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था, तो रेनू 2 मील चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह स्कूल बंद था। चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गया, पर रेनू को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने तो पहले ही कहा था। तो उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपको कहाँ से क्या आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबालब सुनसान शहर में, जगह जगह पानी भरा हुआ था सड़कों पर, और सुनसान शहर में अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना, सच में अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। और इस सेंटेंस के ज़रिए लेखिका ये बताना चाहती हैं कि वास्तव में अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है जब व्यक्ति स्वयं अपने साथ होता है और अपने आप में ही मस्त रहता है। तो यह था पाठ मेरे संग की औरतें। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।